बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर फ्रेंड्स, आज हमने 35th लेक्चर करना है इसका सीपीसी का, और हम डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हो। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहता रहता हूँ कि चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बाकी जिसके चैनल जो हैं वो भी नीचे आ रहे हैं, प्लीज़ आप उनको भी जो है वो लिंक में उनका दिया हुआ लिंक नीचे, उनको भी आप सब्सक्राइब करें। अच्छा, कुछ लोगों को शेयरिंग का तरीका नहीं आता कि मसलन लेक्चर को शेयर कैसे करना है। तो वो बहुत इजी है कि मसलन आप फर्ज करें ये 34th लेक्चर है, तो आपने इसको यूट्यूब में ओपन करना है। किसमें? यूट्यूब में ओपन करना है। तो ये देखें, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप शेयर पे क्लिक कर दें। ठीक है, जब आप शेयर पे किए तो आप ये लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके आप जहां मर्जी व्हाट्सएप के ऊपर जहां पे भी आप इसको पेस्ट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट जो है वो फेसबुक का भी जो है वो है, यानी डायरेक्ट आप फेसबुक के ऊपर भी उसको जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वो आपसे फेसबुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आगे वो आपसे जो है आपकी वो टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो अच्छा, जब आप ये करेंगे तो इधर इस तरह से वो विंडो खुल जाएगी। ये आपकी टाइमलाइन आ रही है। साथ में आप कोई सूटेबल लिख दें, कि लिख दें लेक्चर ऑफ ऑनरेबल ऑफ सर बाबर नदीम। तो इसको जब आप पोस्ट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको पोस्ट करेंगे तो ये शेयर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें, किसी भी दोस्त की टाइमलाइन के लिए और जो ग्रुप्स होते हैं वो कला के फेसबुक ग्रुप्स, उसके ऊपर भी जाके आप इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो है वो शेयरिंग ज़रूर किया करें, और सदका जारिया है। एंड थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं, और आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। कल हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी बाय वे ऑफ इंटेरोगेटरीज। ठीक है, बेसिकली वो था डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, वो था डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आज हमने जो है वो पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मैं इसकी स्कीम समझाने लगा हूँ आपको ऑर्डर 11 की। ठीक है, ये मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है कहीं पे, अगर मैं उसको निकाल पाऊँ। ये देखिए, जो जो डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स है बाय इंटेरोगेटरी, वो ऑर्डर 11 रूल 1 से लेके, तो वो फिर आगे रूल 11 और बीच में भी रूल्स हैं। ठीक है, ये उससे डील करती है। ठीक है, अच्छा, एक है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो है रूल 12। ठीक है, और एक है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, वो है रूल 14। और एक है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो है रूल 15 से 19। अच्छा, डिस्कवरी, प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन से क्या फर्क है? डिस्कवरी से मुराद, मतलब डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि दूसरी पार्टी जो है वो बताए कि उसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, यानी किसी डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस को जानने को कहेंगे डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो बात 2 साल बाद जाके साबित होनी है कि उसके बाद वो डॉक्यूमेंट नहीं था, क्यों ना उसको अभी से ही उसका व्यू ले लिया जाए दूसरी पार्टी का, कि वो क्या कहती है उसके बारे में। ठीक है, अच्छा, और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जारी बात है कि वो डॉक्यूमेंट को क्या करे, पेश करे। और इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? कि वो उसका मुआयना करवाए, वो डॉक्यूमेंट दिखाए। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, डिस्कवरी, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो होप आज हमने क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से जो है इसकी जो है वो समझ आ सके। ठीक है, ले जी शुरू करते हैं। हमने ये
रूल 11, एक्चुअली इसमें अमेंडमेंट आ गई है, ये है। यहाँ पे 12 लिखना था, वो 2 लिख गया है, ये 12 है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। लेकिन जी ये आपके सामने आ रहा है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। कल हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स बाय वे ऑफ इंटेरोगेटरीज, सही है। तो आज है कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की किस तरह होगी, देखें। Any party may apply to the court for an order directing that the other party to a suit to make discovery on oath of the document which are or have been in possession of power relating to matter in issue in the suit। ठीक है, वो ये कह रहा है कि कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट को अप्लाई करेगी और कोर्ट को ये बात कहेगी कि दूसरी पार्टी को जो है वो कहा जाए, उसको डायरेक्शन दी जाए, यानी एक ऑर्डर लिया जाएगा कोर्ट से। किस चीज का ऑर्डर लिया जाएगा? कि दूसरी पार्टी ऑन ओथ ये बताए कि ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट जो हैं क्या उस पार्टी के कब्जे में हैं या कभी थे, ठीक है, जो कि दावे से रिलेटेड है, सही है। तो ये क्या की जाएगी? कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी जाएगी। अच्छा, अब कोर्ट क्या करेगा? ऑन हियरिंग सच एप्लीकेशन, कोर्ट एप्लीकेशन को सुनेगा। द कोर्ट में रिफ्यूज, या तो कोर्ट इनकार कर देगा कि नहीं भाई, नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रेलिवेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता। और एडजर्न द सेम, या क्या करेगा? इसको मुलतवी कर देगा कि भाई अभी मुनासिब टाइम नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट जो है दूसरी पार्टी से पूछा जाए, ठीक है। और रिटर्न द सेम इफ सेटिस्फाइड दैट सच डिस्कवरी इज नॉट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी एट दैट स्टेज ऑफ द सूट, यानी वो जरूरी नहीं है या उस स्टेज पे जरूरी नहीं है। एंड मे आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड एज टू द वैलिडिटी ऑफ द प्रेयर मेड डायरेक्ट द अदर पार्टी टू मेक or may after being satisfied make the other party to make the discovery। या तो रिफ्यूज कर सकती है, या एडजर्न कर सकती है, या दूसरी पार्टी को कह सकती है कि तुम ऑन ओथ इसकी डिस्कवरी के बारे में क्या करो, बताओ, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गई मेरी बात की। Provided that the discovery shall not be ordered when and so far as the court is opinion and it is not necessary either for disposing of the suit or saving cost। जब कोर्ट को लगे कि ये काम बहुत महंगा है, या जब कोर्ट को लगे कि ये दावे के जल्दी फैसले के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है चीज़, तो उस सूरत में, या दावे का फैसला करने के लिए इस तरह करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो कोर्ट फिर क्या करेगी? रिफ्यूज कर देगी, या कोर्ट जो है वो जो डिस्कवरी है उसकी एप्लीकेशन को क्या कर देगी? खारिज कर देगी। यानी उसका कहने का मतलब है कि दावा उससे डिले नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको रूल 12 बताया है, बहुत इजी है। वो कहता है कि एक पार्टी कोर्ट से ये कह सकती है कि जज साहब एक ऑर्डर जारी करो, और उस ऑर्डर में दूसरी पार्टी से ये कहो कि ऑन ओथ कसम खा के कहे कि ये वाले डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में हैं या नहीं हैं। कोर्ट क्या करेगी? उसकी एप्लीकेशन पे या तो इनकार कर देगी कि ये रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है, या ये डॉक्यूमेंट वैसे ही नहीं आ सकता। देखना, हमने क्यूएसओ में प्रिविलेज कम्युनिकेशंस पढ़ा था। अब एक डॉक्यूमेंट जो है वो वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान का है, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं उसको मजबूर किया जा सकता, ठीक है। या और वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है, ऐसी कोई चीज़ है, तो वो भी रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो नहीं जो है वो लाई जा सकती। तो कोर्ट या तो रिफ्यूज कर देगी, या कोर्ट कहेगी कि अभी वक्त नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी करवाई जाए, तो कोर्ट उसको एडजर्न कर देगी फॉर सम टाइम। या कोर्ट क्या करेगी? दूसरी पार्टी को कहेगी कि भाई आप ऑन ओथ डिस्कवरी करो, आप बताओ कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। और कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, नहीं वो डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी करवाएगी अगर कोर्ट समझती है कि दावे के फैसले के लिए वो इतना अहम नहीं है, या उससे कॉस्ट जो है दावे की जो है वो क्या है वो
बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसके स्पेसिमन देख लेते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, स्पेसिमन मैंने इसका यहाँ आपके लिए रखा है, ये देखें जरा। ये ये रूल 12, ऑर्डर फॉर एफिडेविट एज डॉक्यूमेंट अपॉन हेयरिंग। आगे वो लिखा होगा, किसको सुना, उसका नाम ना डिफेंडेंट का। इट इज ऑर्डर दैट द डिफेंडेंट नंबर या प्लेंटिफ नंबर उस पार्टी का कि किसको ऑर्डर करना है, डू विद इन कितने दिनों में क्या करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर से आंसर जवाब देना है ऑन एफिडेविट पे stating which documents are or have been in his possession or power relating to the matter in question in suit and that the cause of this application be। तो बच्चों आपको समझ आ गई, ये ऑर्डर है कि कोर्ट उसके अंदर लिखेगी कि इस डिफेंडेंट को इतने दिनों का टाइम दिया जाता है कि वो ऑन ओथ ये बात कहे कि वो डॉक्यूमेंट उसके पास हैं या थे। ठीक है, अब इसी को जरा उर्दू में देख लेते हैं। ठीक है, आप भी कहते होंगे सर बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, मकसद ये होता है कि आपको चीज अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, ऑर्डर 11 रूल 12 की समात ये क्यों हुक्म दिया जाता है किसको, डिफेंडेंट नंबर को। ठीक है, कि इस हुक्म की तारीख से इतने दिन के अंदर हलफनामे पर जवाब दे जिसमें बयान करे कि मुकदमा में जेर बहस मामले के हवाले से उसके कब्जा या इख्तियार में कौन सी दस्तावेजात हैं या रही हैं, और ये कि इस मुकदमे के अखराजात इतने रुपए हैं। जाहिर बात है वो कोर्ट इसलिए कि वो किसने देने हैं या बाद में वो कैसे डिसाइड होने हैं। एनी हाउ, तो बच्चों आपको समझ आ गई, होप कि आपको समझ आ गई है। अब मैं आगे चलूं। एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट, द एफिडेविट to be made by a party against whom such order as is mentioned in the last preceding rule has been made shall specify which if any of the document thereon mentioned he object to produce, and it shall be in form 5 in appendix C with such variation as circumstances may be required। देखें फर्ज करें 10 डॉक्यूमेंट है तो वो शेड्यूल बना लेगा एंड पे ना, एक अलग पेज पे शेड्यूल 1 2, और कहेगा कि ये शेड्यूल 1 में जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरे पास हैं, ये मैं पेश करना चाहता हूँ, और जो जो शेड्यूल 2 में मैंने जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं या शेड्यूल बी में जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखे हैं वो मेरे कब्जे में नहीं है, वो यानी उस पर मुझे एतराज़ है कि वो चूँकि एज पर लॉ जो है वो जैसे मैंने बताया QSO में एक्सेप्शंस हैं तो वो एज पर लॉ बतौर एविडेंस पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा उनको मैं पेश करने का पाबंद नहीं हूँ। अब हम इसका देख लेते हैं स्पेसिमन, अब हम इसका स्पेसिमन देख लेते हैं। ये अब वो जवाब दे रहा है, उस ऑर्डर का क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, कह रहा है इन दी above named I the above named defendant may go north and say following। अब ये मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है, मुख्तलिफ किस्म की क्या है सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन ये है, पहली सिचुएशन ये है I have in my possession or power the documents relating to the matter in question in the suit set forth in the first and second part of the first schedule hereto। पहले में वो एडमिट कर लेता है, वो कहता है हाँ जी ये जो डॉक्यूमेंट ये कह रहा है ये मेरे कब्जे में है, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, I object to the produce of said document on set forth the second part of the schedule, first schedule, वो जो उसने so called एंड पे शेड्यूल बनाए हुए हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के जो सेकंड पार्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं मैं उनको ऑब्जेक्ट करता हूं कि वो पेश नहीं हो सकते। आगे ग्राउंड्स क्या है, दैट दोज डॉक्यूमेंट्स आर प्रिविलेज्ड। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर आर्टिकल 4 to 14 ऑफ द कानून शहादत आर्डर। ठीक है, या वो एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि जिससे अगर वो ऑन रिकॉर्ड आता है तो पब्लिक जो है वो उसके इंटरेस्ट को क्या पहुंचेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा ऑब्जेक्शन ये है कि वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे जो है वो नहीं आना चाहिए, या ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि ये मेरा और लीगल एडवाइजर के दरमियान का डॉक्यूमेंट है और वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, लिहाजा वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में पेश नहीं हो सकता।
ठीक है, या ये डॉक्यूमेंट वैसे ही इररेलेवेंट टू दी केस है इसलिए ये नहीं आ सकता। तो ये या वो डॉक्यूमेंट पेश कर देगा या ऑब्जेक्शन रेज कर देगा। अच्छा, तीसरा क्या सिचुएशन है, आई हैव हैड बट हैज नॉट नाउ। मैं मेरे पास था लेकिन अब मेरे पास नहीं है। इन माई पोजेशन और पावर, ना मेरे कब्जे में है ना मेरे इख्तियार में है। रिलेटिंग टू द मैटर इन क्वेश्चन सेट फोर्थ इन द सेकंड शेड्यूल, उसने अपने जो जो मैंने इसके साथ जो शेड्यूल बना के लगाया है, शेड्यूल 2 या व्हाट्सएवर, उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो मेरे कब्जे में नहीं, कभी थे भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, द लास्ट मेंशन डॉक्यूमेंट्स वर लॉस्ट इन माय पोजेशन और पावर ऑन स्टेट व्हेन एंड व्हाट ही हैज बिकम ऑफ देम इन हुज पोजेशन दे नाउ। ठीक है, अच्छा जी, चौथी सिचुएशन ये है कि इस अरसे तक वो डॉक्यूमेंट मेरे कब्जे में थे, वो अकाउंट्स बुक्स मेरे कब्जे में थी लेकिन अब नहीं है। तो अगर अब नहीं है तो फिर वो आपके कब्जे में नहीं है तो फिर वो किसके कब्जे में है वो भी बता दो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म का है कि according to the best of my knowledge inferably I have not now and never had in any manner position custody of power or in the possession custody or power any pleader or agent or in possession custody or power of any other person on my behalf any account book of accounts voucher receipt letter memorandum paper or writing or any copy of except from any such document or any other document whatsoever relating to the matter in question in the suit or any of them are where in any entry has been made related relate to such matter or any of them other than except the document set forth in the said first schedule and second schedule thereto। तो सिंपल वो लिख रहा है जी कि मैं अपने बेस्ट नॉलेज के साथ ये बात इन्फॉर्म कि मेरे पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं है, ना मेरे इख्तियार में कभी था ना है। ठीक है, अब इसी को जरा उर्दू में देख लेते हैं तो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा जो उसने जवाब देना है। मेरे कब्जा या इख्तियार में मुकदमे में ज़ेर बहस मामले से मुतल्लिक़ वो दस्तावेज़ात हैं जो इस दस्तावेज़ के हमरा मुंसलिक पहले शेड्यूल के पहले और दूसरे हिस्से में तहरीर है। यानी जो डॉक्यूमेंट वो एडमिट कर रहा है उसने उसको शेड्यूल की सूरत में एंड पे लगाना है। मैं इन दस्तावेज़ात के हमरा मुंसलिक अपने शेड्यूल के दूसरे हिस्से में दर मज़बूरा दस्तावेज़ात पेश करने पर एतराज़ दाखिल करता हूँ या वो ऑब्जेक्शन रेज कर दे। मेरे कब्जा या इख्तियार में बहस मामले से मतलब वो दसवा रही थी लेकिन अब नहीं है, कभी मेरे कब्जे में थी लेकिन अब नहीं है। आखिरुल जिक्र दस्तावेज आखिरी बार मेरे कब्जा या इख्तियार में थी या ये कभी मेरे कब्जे में थी तो कब तक मेरे कब्जे में थी और अब उसकी क्या सूरत हाल है और अब वो किसके पास है। ठीक है, अच्छा जी, मेरे बेहतरीन इल्मो यकीन के मुताबिक मेरे कब्जा तहवील या इख्तियार में या मेरे वकील हैं जिन कब्जा तहवील या इख्तियार में या मेरी तरफ से किसी दीगर शख्स के कब्जा तहवील या इख्तियार में कोई खाता बही खाता वोचर रसीद खत मेमोरेंडम कागज या दस्तावेज या कैसी दस्तावेजात की कोई नकल कोई इख्तिसाब या जेर बहस मामला या इनमें से किसी हवाले से किसी भी तरह की कोई दीगर दस्तावेज या ऐसे मामला या इनमें से किसी हवाले से इनमें किया गया कोई इंदराज उस वक्त इस वक्त नहीं है और कभी भी नहीं रही है अलावा मास वो जो इस दस्तावेज का पहले और दूसरे शेड्यूल में दर्ज की गई हैं। तो बच्चों होप के आपको जो है वो इसकी समझ आ गई। रूल 12 ने ये कहा कि भाई एप्लीकेशन दे सकते हो, कोर्ट ऑर्डर करे कि वो क्या करे, कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको उन्नत उसके बारे में जो है वो बताए। ठीक है, अच्छा, और रूल 13 वो उसका स्ट्रक्चर बताता है, वो जो वो उसको देना है वो एफिडेविट एप्लीकेशन जो देनी है उसने वो क्या कहते हैं सॉरी पहली पार्टी ने जिसने वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है वो 12 के तहत एप्लीकेशन देगी और जिस पार्टी ने उसको डॉक्यूमेंट को एडमिट करना है कि उसके कब्जे में या ऑब्जेक्ट करना है उसने रूल 13 और उसका परफार्मा जो है वो फॉर्म 5 में दिया है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम डॉक्यूमेंट। अब हम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है,
प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहता है? It shall be lawful for the court at any time during the pendency of any suit to order the production by any party thereto upon oath of such or other document in his possession of power relating to any matter in question in such suit as the court shall think right, and the court may deal with such document when produced in such manner as shall appear just। लो जी, वेरी सिंपल है। वो ये है कि कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो किसी वक्त किसी भी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करने के लिए क्या कर सकती है, कह सकती है। ठीक है, ये कौन सा था बच्चों? ये रूल 14 था। अब हम चलते हैं इंस्पेक्शन पे। ठीक है, अच्छा, ये ऑर्डर 14 का प्रोडक्शन का जो है वो स्पेसिमन भी उसने दिया है। कहता है अपॉन हेयरिंग, यानी उसका नाम आ गया, and upon reading the affidavit filed on this day, it is ordered that the plaintiff number and defendant do at all reason time on reasonable notice produce, कि वो पेश करे एट कौन सी जगह पे, ठीक है, ये वाले डॉक्यूमेंट, और उसकी आगे क्या कहनी, तफसील दे देनी है, जो डॉक्यूमेंट क्या करवाने हैं उससे पेश करवाने हैं। एंड दैट दी, और फिर आगे ये है कि वो अब वो जो जिसने अप्लाई किया हुआ है प्रोडक्शन के लिए, बी एट लिबर्टी, वो लिबर्टी उसको इंस्पेक्ट कर ले, उस डॉक्यूमेंट को पेरूज कर ले, ठीक है, उसके नोट्स बना ले। ठीक है, इस दौरान में कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या रहेंगी, स्टे रहेंगी, जब तक के वो डॉक्यूमेंट जो है वो एज पर रूल 14 जो है वो पेश नहीं हो जाता, और वो उसकी जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो नहीं कर लेता। ठीक है, तो होप कि आपको रूल 14 की भी जो है वो समझ जो है वो आ गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये क्या कहता है आगे, नोटिस टू प्रोड्यूस, द नोटिस टू एनी पार्टी टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर टू इन प्लीडिंग डेफिनेट शैल बी इन फॉर्म 7 इन अपेंडिक्स सी विद सच वेरिएशन एज सर्कमस्टांसेस मे रिक्वायर। और यही तो नोटिस हम पढ़ के आए हैं, रूल 16 वाला, यही कि टेक नोटिस, दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा कि तुम ये वाले डॉक्यूमेंट क्या कर दो, अदालत में जो है वो पेश कर दो। तो ये कौन सा था? रूल 16 था। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो रूल 15 है ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? ये इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन प्लीडिंग। Every party to a suit shall be entitled to at any time to give notice to any other party in whose pleading or if reference is made to any document to produce such document or for the inspection of the party giving such notice or of his pleader, and to permit him to make the copies thereof, and any party not comply with such notice shall afterward be at liberty to put any such document in evidence, shall not be afterward be at liberty। देखिए, वो ये कहता है, वो कहता है कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस दे सकती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है उसको क्या करवाओ, इंस्पेक्ट करवाओ, उसको क्या करवाओ, उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवाओ। ठीक है, अच्छा, तो इंस्पेक्शन के लिए उस डॉक्यूमेंट को पेश करो। ठीक है, तो आगे वो क्या कहते हैं, एंड टू परमिट टू मेक कॉपीज, और उसको उसकी कॉपियां भी बनाने की इजाजत है। एंड एनी पार्टी नॉट कंप्लाई विद सच नोटिस, और अगर कोई पार्टी उस नोटिस की कंप्लायंस नहीं करेगी, वो डॉक्यूमेंट उसको नहीं दिखाएगी, तो फिर क्या होगा, शैल नॉट बी आफ्टरवर्ड बी एलिबर्टेड सच डॉक्यूमेंट इन एविडेंस, तो उस डॉक्यूमेंट को वो एविडेंस पे पार्टी पेश नहीं कर सकेगी जिसने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट नहीं करवाया। ठीक है, अनलेस द कोर्ट है, और फिर एक्सेप्शन क्या होगी, सच डॉक्यूमेंट ओनली टू हिज ओन टाइटल। जबकि उसकी एक्सेप्शन ये है कि वो कोर्ट को जस्टिफाई करे कि डॉक्यूमेंट उसका अपना यानी उसका अपना क्रिएट करता था, इसका दावे से कोई तल्लक नहीं था, या being a defendant to the suit or that he had some other cause excuses, या ये है कि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन वाला डॉक्यूमेंट था, या वो लीगली अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था। फिर कोर्ट क्या करेगी, shall deem sufficient for not complying with such notice, in which case the court may allow to same to put in evidence on such terms as cause and otherwise as the court shall think। बच्चों देखो मेरी बात, रूल 12 हमने क्या पढ़ा था, डिस्कवरी,
और रूल 13 कहता था कि उसने जो वो एप्लीकेशन देनी है उसकी डिस्कवरी की, ठीक है, उसका उसने जवाब जो है एफिडेविट की शक्ल में उसने कैसे देना है। रूल 14 ने कहा कि एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में जो है वो कैसे जो है वो पेश आएगा, वो कोर्ट की पावर है। 15 इंस्पेक्शन के बारे में था, वो कहता है अगर किसी पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में या अपने किसी एफिडेविट में कोई डॉक्यूमेंट रेफर किया है लेकिन वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, तो रूल 15 के तहत कोर्ट को एक पार्टी दूसरे को कह सकती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करो, तुम दिखाओ, ठीक है। और अगर वो नहीं दिखाएगी तो फिर वो बाद में अपना एविडेंस जो है वो नहीं दे सकेगी। अब ये जो उसने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंस्पेक्शन करने का जो नोटिस देना है, इसका स्पेसिमन कहाँ दिया हुआ है? रूल 16 में। Notice to produce. Notice to any party to any document referred in the pleading or definition shall be in Form 7. वो Form 7 में होगा, जो क्या कर रहा होगा, किसी भी पार्टी को वो डॉक्यूमेंट जो उसने किसी एफिडेविट या डॉक्यूमेंट में रेफर किया है उसको पेश करने का ऑर्डर कर रहा होगा। अब हम जरा इसको देख लेते हैं रूल 7 को। सॉरी, नोटिस टू प्रोड्यूस, ये था रूल 16। 15 देखे ना, ये आ गया, ये 14 आ गया, हाँ ये है 15। Take notice that plaintiff defendant require you to produce for his inspection the following document referred to in your, कि नोटिस लो कि दूसरी पार्टी ये डॉक्यूमेंट उनको क्या करना चाहती है, इंस्पेक्ट करना चाहती है, उसकी कॉपी बनानी चाहती है, तो तुम उसको क्या करो, पेश करो, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब आगे चलो, ठीक है। टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन। अच्छा, जब नोटिस दिया जाएगा किसका, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, तो फिर उसके बाद वो दूसरी पार्टी क्या करेगी? द पार्टी टू होम सच नोटिस इज गिवन शैल विद इन 10 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच नोटिस डिलीवर टू द पार्टी गिविंग द सेम नोटिस। अब वो पार्टी वापस उसको नोटिस करेगी। कौन सी? एक पार्टी ने इंस्पेक्शन का नोटिस किया है, ठीक है। अच्छा, ये देख लें, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। देखें, रूल 14 में कोर्ट ने डॉक्यूमेंट पेश करवाया था, ठीक है, लेकिन रूल 15 में इंस्पेक्शन पार्टीज आपस में कर रही हैं एक दूसरे को नोटिस देके, ठीक है। और चलिए, द पार्टी टू होम सच नोटिस इज गिवन विद इन 10 days फ्रॉम रिसीट ऑफ सच नोटिस डिलीवर टू द पार्टी गिविंग द सेम इन नोटिस स्टेटिंग a टाइम विद इन 3 days from the delivery thereof at which the document or such term as he does not object to produce may be inspected at any of his office pleader or in case of, ठीक है, banker book or other account in such, ठीक है, usual place of custody and stating which if the document the object to produce and what ground such notice shall be in form 8। देखो बच्चों, वो पता क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है ओके, एक पार्टी रूल 15 के तहत क्या करेगी, दूसरी पार्टी को क्या देगी, नोटिस देगी कि भाई तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी पार्टी है और उसका नोटिस की शक्ल होगी किसमें, रूल 16 की शक्ल में होगी। रूल 17 में वो पार्टी जिसको वो नोटिस मिला है वो वापस नोटिस देगी और वो कहेगी कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और तुम इस डेट को इस वक्त फलां जगह पे आके ये डॉक्यूमेंट जो है उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है, इजी था, ठीक है। आगे, अच्छा, और उसका फॉर्म कौन सा था, 8। अब 8 भी देख लेते हैं। Take notice that you can inspect the document mentioned in your notice of the day on this except the document number, या ये डॉक्यूमेंट नहीं करवाऊंगा। अच्छा जी, इंसर्ट प्लेस, ठीक है, और आगे जगह लिखी होगा, और व्हाट प्रिंटेड ऑब्जेक्ट टू गिविंग यू इंस्पेक्शन, या तुम्हें ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं इंस्पेक्ट नहीं करवा सकता, और उसकी ग्राउंड जो है वो लिखी जाएंगी उसके अंदर। देखो बच्चों, बड़ा आसान था। जो हमने पहले फॉर्म पढ़ा था, कौन सा, वो कोर्ट ऑर्डर कर रही थी रूल 12 के तहत किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, कि तुम ओन ओथ को तुम्हारे पास है कि नहीं। अच्छा, 5 में उसने एफिडेविट की सूरत में उस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, बताना है कि वो उसके कब्जे में था या नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फॉर्म 6 था उसमें क्या था कि किसी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो रूल 7 था वो क्या था,
किसी भी पार्टी को जो है वो नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करने के लिए कहा जा सकता है। कौन सा रूल है? 16 के लिए। और दूसरी पार्टी वापस नोटिस देगी और बताएगी कि कब वो डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्पेक्ट करवाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये बड़ा इजी है, ये जो अच्छा ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन नहीं, अब ऑर्डर 18 क्या है? Where the party served with notice under Rule 50 meet to give such notice of any type of inspection or object to any suit or offer inspection when they at office with the court may on application of the party desiring to make an order for inspection in such place and such manner as provided that the order shall not be made when and so far court shall be opinion that it is not necessary for disposing failure in the suit। देखो बच्चों, 15 के तहत एक पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी को क्या किया, इंस्पेक्शन के लिए नोटिस दिया कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करवाओ, इंस्पेक्ट करवाओ। और वो जो उसने इंस्पेक्शन के लिए नोटिस दिया उसकी शक्ल किस में लिखी हुई थी? वो रूल 16 में रखी हुई थी। दूसरी पार्टी को जब नोटिस मिला तो उसने वापस जवाब लिखा कि फलां डेट को फलां जगह पे आके तो तुम ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करवा लेना, वो करवा लेना, इंस्पेक्ट करवा लेना। अब रूल 18 हम पढ़ने लगे हैं, ये वो सिचुएशन है जहां पे एक पार्टी ने दूसरी के कहने पे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए पेश नहीं किया, ठीक है, या उन्होंने कोई जगह नहीं डिसाइड कर सके, तो अब रूल 18 कहता है कि अब कोर्ट करेगी कि वो खुद से जगह का तयन करेगी और पार्टियों को कहेगी कि इस डेट पे इस जगह पे जाके आप डॉक्यूमेंट को क्या कर लो, इंस्पेक्ट कर लो। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ। Where the party served with notice under Rule 18 omit to give such notice of a time for inspection object to give inspection, जो वो उस नोटिस का जवाब नहीं देती, वो ऊपर नोटिस 16 वाला, या वो ऑब्जेक्ट करती कि डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगी, जिस जगह पे होगा तो फिर कोर्ट उस जगह का तयन करेगी उस एप्लीकेशन को और वो बताएगी कि यहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर शैल नॉट बी मेड व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ओपिनियन दैट इट इज नॉट नेसेसरी इधर फॉर, और अगर कोर्ट समझे कि एक्सपीडाइट डिस्पोजल के अगेंस्ट है तो फिर कोर्ट उसका रिफ्यूज करेगी। अब सब रूल 2 क्या है, वो क्या है? Any application to inspect document except such as are referred in a pleading particular affidavit or of the party against whom the application made or disclosed in affidavit document shall be founded upon an affidavit showing of what document inspection is sought, that the party applying is entitled to inspect them and that they are in possession or power of the other party. The court shall not make such order for inspection of such document when and so far as the court shall be opinion that it is not necessary either for disposing of fairly of the suit or for saving cost। और वो पार्टी जो है वो क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई, और वो क्या कहते हैं कि भाई आप जो है ना, अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस डेट को इस जगह पे इंस्पेक्शन के लिए पेश करो। ठीक है, वो ये कह रहा है, देखिए मेरी बात सुने, वो ये कह रहा है रूल 15 ने कहा था एक पार्टी दूसरी को खुद से नोटिस देगी कि मुझे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करवा दो, और वो जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करवाने का नोटिस होगा उसकी शक्ल जो है वो रूल 16 बताता है, एंड पे दी हुई है। दूसरी पार्टी भी जो है वापस नोटिस देगी और वो कहेगी इस डेट पे आके तुम डॉक्यूमेंट जो है उसको इंस्पेक्ट कर लो। रूल 18 ये कहता है जहां पे पार्टी एग्री नहीं हुई तो कोर्ट ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी जो है वो क्या करेगा, ये ऑर्डर कर देगा कि इस डेट को तुम जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या दूसरी पार्टी को क्या करवाओ, इंस्पेक्ट करवाओ। और सब रूल 2 उसी एप्लीकेशन के बारे में कहता है, except as are referred in pleading of against whom the application made or disclosing affidavit shall be founded upon an affidavit showing of what document inspected is sought। और वो कह रहा है उसके साथ एफिडेविट भी लगा होगा और वो ये भी बताएगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उसको क्या करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है। द पार्टी अप्लाइंग इज इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट देम एंड व्हाट दे आर इन पोजेशन और पावर ऑफ द अदर। द कोर्ट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट व्हेन एंड सो फार
है द कोर्ट शैल बी ओपिनियन दैट इट इज नॉट नेसेसरी, तो कोर्ट उससे इनकार भी कर सकती है अगर कोर्ट समझती है कि वो जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो रूल 12 के तहत कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट को ऑर्डर के लिए कह सकती है कि कोर्ट ऑर्डर जारी करे कि दूसरी पार्टी को अनुरोध बताए कि उसके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक है, दूसरी पार्टी ने जो जवाब देना है वो उसने एफिडेविट की शक्ल में देना है कि वो डॉक्यूमेंट उसके पास है या नहीं है। ये हो गया किसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में। रूल 14 ये कहता है कि कोर्ट किसी भी वक्त किसी भी पार्टी को कोई भी डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करने का कह सकता है। रूल 15 ये कहता है कि जो है वो कोई पार्टी खुद से दूसरी पार्टी को नोटिस दे सकती है कि वो उसको कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्पेक्ट करवाए, और वो जो नोटिस दूसरी पार्टी को देगी उसकी शक्ल ये है, और दूसरी पार्टी भी एक टाइम रखेगी कि इस देर में आके तुम उस डॉक्यूमेंट को क्या है आके वो कर लो, मुआयना कर लो। रूल 18 कहता है कि जब वो इंस्पेक्ट एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाएंगे 15 था 17 रूल, तो 18 के तहत को कोर्ट खुद से वो तयन कर देगा कि कहाँ पे जो है वो किसने वो डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में क्या करना, पेश करना। उसके लिए कोई पार्टी कोर्ट को क्या करेगी, जो है वो एप्लीकेशन देगी। ठीक है, फिर ये जो एप्लीकेशन जो होगी, ठीक है, ये अगर फर्ज करें एनी नॉट एक्सेप्ट अ डॉक्यूमेंट ये नहीं है, शैल बी फाउंडेड अपॉन एफर्ट शोइंग व्हाट डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टेड इज सॉट। देखिए मेरी बात सुने बच्चों, यहाँ पे जो रूल 15 था वो इंस्पेक्शन थी सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि रेफर्ड हैं कहाँ पे, इन प्लीडिंग और एफिडेविट। पार्टियों ने अपनी प्लीडिंग या एफिडेविट में उसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन रूल 18 में वो उन डॉक्यूमेंट की भी एप्लीकेशन दे सकता है जो कि उसके अंदर लिखे नहीं है, यानी एप्लीकेशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट एज आर रेफर टू इन प्लीडिंग पार्टिकुलर्स और एफिडेविट्स, यानी दूसरे डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए अगर वो दे रहा है तो फिर उसके साथ वो एफिडेविट लगाए और वो रीजंस बताए कि वो उसको क्यों इंस्पेक्ट करना चाहता है। ठीक है, और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उसको कहाँ और कैसे इंस्पेक्ट करना है। अब वेरीफाइड कॉपीज वेरी इजी है। ठीक है, where inspection of any business books is applied for, the court may think instead of ordering inspection of the original books, order a copy of any entry therein to be furnished and verified by affidavit of such a person who have examined the copy with original entries, and such affidavit shall state whether or not they are in original book and what interlineation or alteration, provided that nothing that such copy has been supplied, the court may order inspection of the book from which the copy was made। देखें ये कह रहा है कि जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं वो बहुत बहुत बड़ी बुक होती हैं, तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के बजाय उनको कह सकता है कि ये एंट्री जो है इसकी तुम क्या करवा दो, इंस्पेक्शन करवा दो। ठीक है, इन एंट्रीज की तुम वो नकल दे दो ताकि दूसरी पार्टी जो है उसको क्या कर सके, इंस्पेक्ट कर ले, और ये भी बता दो अगर उसमें कोई चीज़ मिटी हुई है, कोई मसलन तब्दीली है या कोई उस पर लाइन लगी हुई है तो उसके बारे में भी रिपोर्ट करो। ठीक है, और अगर वो नहीं कॉपी आती, उसकी वेरीफाइड कॉपी नहीं आती, तो फिर कोर्ट कहेगा कि भी बुक को अदालत में लेके आओ, अदालत खुद से उसको इंस्पेक्ट करेगी। ठीक है, where on an application for an order for inspection privilege is claimed for any document, it shall be lawful for the court to inspect the document for the purpose of deciding as to the validity of the claim of the privilege। रूल सब रूल 2 ये कहता है कि जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन दीजिए जो कि प्रिविलेज्ड है, तो उसके लिए कोर्ट खुद से देखेगी कि ये प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट पेश हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन पार्टी टू सूट एट एनी टाइम वेयर नेवर एनी एफिडेविट डॉक्यूमेंट शैल नॉट टेक हैव ऑलरेडी बीन ऑर्डर। अच्छा, वो रूल 15 था टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन अ प्लीडिंग और एफिडेविट, और ये है एनी डॉक्यूमेंट यानी एनी अदर डॉक्यूमेंट शैल नॉट the court may on application any party to a suit at any time and where an affidavit of the document shall or shall not have been
have been ordered or make an order for regarding requiring any other party to state the affidavit whether one or more specific document to be specified in application is or has not at any time been in his possession of power, and if not in his possession when he parted with, और अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो कब उससे वो जुदा हुए और अब उसके पास किसके पास है. Such application shall be made on an affidavit stating that in the belief of the dependent that the party against whom the application has or has not at the same time, तो वो बताएगी वो डॉक्यूमेंट उसके पास है या नहीं है. Premature discovery क्या है? Where the party from whom discovery of any kind or inspection is sought object to the same or any part thereof, जब एक पार्टी एक इंस्पेक्शन या डिस्कवरी पे एतराज लगा देती है तो कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड द राइट टू डिस्कवरी और इंस्पेक्शन शॉट डिपेंड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इशू और क्वेश्चन इन डिस्प्यूट इन द सूट और दैट फॉर एनी रीजन इट इज डिजायर्ड दैट द सूट or question in dispute in the suit should be determined before deciding such upon the right to discovery and inspection order that such will reverse the question as to discovery and inspection. रूल 20 बड़ा इजी, वो कहता है जहाँ पे कोर्ट को लगे ना कि भाई ये जो बात कह रहा है कि ये डिस्कवरी की जाए इससे पहले कोई इशू डिसाइड होना जरूरी है तो कोर्ट पहले वो इशू डिसाइड करेगा, तो उसके बाद वो उसका ये जो डिस्कवरी वाला जो ऑप्शन है इसको कोर्ट जो है वो एक्सरसाइज करेगा. ठीक है, रूल 21 हम पढ़ चुके हैं कि अगर वो कोई डिस्कवरी की जो है वो नहीं कोर्ट की बात को नहीं मानेगा, प्लेंटिफ है तो दावा खारिज हो जाएगा और डिफेंडेंट है तो उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट हो जाएगा. और उसके बाद रूल 22 हमने कल पढ़ा था कि ट्रायल में उन इंटेरोगेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है. ठीक है, और माइनर पे भी ये ऑर्डर जो है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा. डियर एस्पिरेंट्स, हमने आज जो है वो ऑर्डर 11 जो है वो मुकम्मल किया है. ठीक है, हाँ, उसमें हमने क्या देखा था, रूल 1 से लेके 11 तक जो है वो किससे डील करते हैं, वो इंस्पेक्शन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स बाय वे ऑफ इंटेरोगेटरी से डील करते हैं. ठीक है, उसके बाद रूल 12 जो है वो डील करता था किसके साथ, वो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से डील करता था. ठीक है, रूल 12 एंड 13. रूल 14 जो था वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से डील करता था, और रूल 15 जो था वो कहता था कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के थ्रू क्या करवा सकता है, एक पार्टी खुद से दूसरी पार्टी को इंस्पेक्शन के लिए नोटिस दे सकती है, और वो फॉर्म होगी, उस नोटिस की फॉर्म होगी रूल 16 में. रूल 17 ये कहता था कि वो पार्टी जिसको नोटिस दिया गया है वो भी वापस जवाब देगी कि वो किस वक्त उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करवाएगी. और रूल 18 कहती है कि अगर वो आपस में एक दूसरे को इंस्पेक्शन नहीं करवाते तो कोर्ट इस बात का तयन करेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ पे पेश किया जाएगा और वहां पे उसकी क्या होगी, वो इंस्पेक्शन होगी. तो बच्चों, होप कि आप लोगों को समझ आ गई. थैंक यू सो मच. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज.